नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज हम हैं आदिवासियों के लिए जाने जाने वाला मां नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर बड़वानी। दरअसल बड़वानी की बात करें तो वैसे तो ये प्रदेश के दूरस्थ जिलों में आता है, लेकिन शायद विकास से भी ये उतना ही दूर नजर आता है। और चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि उस तरह का विकास बड़वानी का क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे और यदि हुआ है तो कितना हुआ है। पहले अपने मेहमानों से परिचय करवाते हैं। सबसे पहले मेरे बाईं तरफ जो हैं वो अश्विनी चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नगर पालिका अध्यक्ष। चंद्रशेखर यादव जी हैं हमारे साथ में, जो किसान नेता हैं। सुमेर सिंह बरोल जी हैं जयस से। नवनीत रावल जी हैं कांग्रेस से और साथ में विक्रम चौहान जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि खूब प्यार यहां बड़वानी से मिला। सरकार बनी केंद्र में, प्रदेश में, सांसद आपके, विधायक भी इस विधानसभा की बात करें तो आपके वो भी मंत्री, और सांसदों की बात करें तो दो सांसद। लेकिन इसके बावजूद अगर विकास हुआ है तो कितना हुआ है पहले ये जानते हैं। क्या उपलब्धियां रही आपके तमाम जनप्रतिनिधियों की बड़वानी के लिए? जी, उपलब्धियों की एक बड़ी श्रृंखला है हमारे पास। और इस जिले में मैं ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा कि हमारे पास जो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की योजना है, हमारे प्रदेश सरकार की योजना है, उसका हितग्राही मूलक जितनी भी योजना है उसका लाभ बड़ी संख्या में यहाँ पर मिला है। लगभग प्रधानमंत्री आवास की हम बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 98,000 लोगों के पक्के मकान बने हैं इस आदिवासी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में 14,000 मकान बने हैं। ऐसे हम बात करेंगे लगभग और भी योजना, जैसे हमारी उज्ज्वला योजना में लगभग 1,68,000 लोगों को यहाँ पर कनेक्शन मिले। किसान सम्मान निधि के लगभग 1,22,000 यहाँ पर हितग्राही है हमारे किसान बंधु। और अंत्योदय अन्न योजना में लगभग 2,77,000 परिवारों को हम यहाँ पर निःशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की हम बात करें जिसमें 5 लाख तक का पहले जब हमारा गरीब किसान था। मोदी सरकार की योजनाओं के अलावा यहाँ स्थानीय रूप में क्या हुआ? प्रदेश सरकार ने क्या किया? यहाँ के प्रतिनिधियों ने क्या किया? बहुत काम किया है यहाँ की सरकार ने। अभी लाडली बहना हमारी प्रदेश सरकार की योजना है, इसमें कई लाडली बहनाओं को लाभ मिला है। हमारे जो किसान है उनका जो 5 हाउस पावर से कम जो जिनकी मोटर है उनका, मैं बोल रहा हूँ आपने ये सब योजनाएं बता दी, थोड़ा शहर के संदर्भ में बताइए, बड़वानी जिले के संदर्भ में बताइए ना कुछ अलग से। जी, हमारे साथ में हमारी नगर पालिका अध्यक्ष भी है। अभी हमारे 52 साल में यहाँ पर दूसरी बार नगर पालिका बनी है और हमारी शुभंकर अध्यक्ष है। उनके बनते ही हमारे जो लगभग बनते से ही 2.5 करोड़ की हमारी रोड स्वीकृत हुई, जो हमारी रोड अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा अभी 2 करोड़ रुपए और हमारे स्वीकृत है, जिसमें शहर के प्रमुख मार्ग बनने वाले हैं। ये हमारी क्या आपके कार्यकाल की क्या बड़ी उपलब्धियां रही? मेरे कार्यकाल में अभी कायाकल्प 2 के माध्यम से 2 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। बड़वानी के सभी प्रमुख मार्ग की स्वीकृति की गई है और जिसका कार्य 10 दिन में शुरू हो जाएगा। और SDRF में बड़वानी के प्रमुख नाले निर्माण नवीनीकरण किए जाएंगे, जिसकी लागत 4 करोड़ है। विशेष निधि के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने 75 लाख की स्वीकृति करी है, जिसमें हमारे कॉलोनियों के बाउंड्री वॉल एवं पेवर के कार्य 7 दिन के भीतर शुरू किए जाएंगे। ठीक है, बहुत एक मिनट मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। ये इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई हैं, सब कुछ बदल गया बड़वानी में या जस की तस है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 7 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें एक बहुत ही अहम जिला जो है वो बड़वानी है। यहाँ पे ट्राइबल एरिया है। बात किसी भी सरकार की हो, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शिवराज सिंह चौहान खुद को मामा कहते हैं। मैं बड़वानी जिला महिला अस्पताल की बात बता दूं कि 13 लाख से ज्यादा की आबादी पर सोनोग्राफी मशीन एक भी नहीं है। मात्र शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय पटल पर हम लोग कहां पर थे ये आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद अभी अभी चालू हुई है, वो भी शायद 8 से 10 शायद वो सोनोग्राफी करते हैं। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है यहाँ के आदिवासी क्षेत्र का, वो है सिकल सेल बीमारी। सिकल सेल बीमारी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने संसद में सिकल सेल बीमारी का जिक्र किया है। बावजूद उसके यहाँ पर सिकल सेल बीमारी के जागरूकता अभियान
के स्तर इतने निम्न हैं। शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए, अतिथि शिक्षक आंदोलन पर उतारू हैं। अतिथि शिक्षक ही जो थे वो स्कूलों को संभालते थे। मुख्य शिक्षकों की कमी है, इतनी कमी है इस क्षेत्र में, बावजूद उसके सरकार गंभीर नहीं है। अभी हमारे साथी ने कहा कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में टंकियां दे दी, लेकिन दूसरी बार पैसा भरवाने के लिए, टंकी भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में 400 रुपए के लगभग जो है टंकी आती थी, अब 1100 रुपए के लगभग आती है। अभी बीच में इन्होंने 200 रुपए कम कर दिए थे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, दो प्रकार की कर व्यवस्था है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर जो है टैक्स के माध्यम से लोग ऑन पेपर देते हैं। अप्रत्यक्ष जो गरीब तबका है, वो गरीब तबका जो है, मान लीजिए मैं 1 लीटर पेट्रोल डलवाने जा रहा हूं, उसमें स्टेट का जो वेट है और जो केंद्र का जो वेट टैक्स है, आप देखिए सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो टैक्स है वो ज्यादा है। जयेश के पास वापस आऊंगा, लेकिन पहले मैं आऊंगा, इस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत गंभीर जो बातें हैं, मुद्दे हैं, क्या है हकीकत, ये आरोपों में कितनी सत्यता है? अभी हमारे मित्र ने कहा कि सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, सरासर झूठ है। हमारे पास सोनोग्राफी की व्यवस्था है और उसका जो डॉक्टर है वो यहाँ के सबसे जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, पार्टी ब्लॉक का रहने वाला है और वहाँ पर सोनोग्राफी कर रहा है। हमारे पिछड़े क्षेत्र के बच्चे भी अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल और जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर पढ़ाई के लिए फीस भरने का काम किया और एक नया परिवर्तन आया। पार्टी ब्लॉक से भी हमारे बच्चे, जो आदिवासी बच्चे हैं, वो डॉक्टर बनने शुरू हुए। और सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर सोनोग्राफी हो पा रही है? सोनोग्राफी मशीन कुछ समय 2-4 दिन पहले शुरू हुई है, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं। तो ये चुनाव के पहले सारी चीजें हो रही है। चुनाव के पहले तक अभी तक क्या हुआ, लोग तो परेशान हो रहे थे 5 साल से। आपने अगर 8 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर सोनोग्राफी मशीन चालू कर दी है तो कितने लोग लाभ उठा पाएंगे उसका? कब से सोनोग्राफी मशीन शुरू हुई है? अभी हुई है या पहले से थी? शायद मेरे बंधुओं को पता नहीं है। सोनोग्राफी मशीन कम से कम 2 साल से और उसके पहले से, लेकिन ऑपरेटर का विषय था, वो भी हमारी सरकार में व्यवस्था हुई है और वो भी सुचारू रूप से चल रही है। शायद ये पता कर ले अगर इनको नॉलेज में नहीं हो तो। जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, आप ही ने बोला, आपने कहा थोड़े दिन पहले शुरू हुई, उन्होंने कहा 2 साल पहले लग गई। मशीनें तो इससे ज्यादा करोड़ों की मशीनें खरीद के जिला अस्पताल में आपको मिलेगी, लेकिन संचालित करने वाले स्पेशलिस्ट कहाँ हैं? ऑपरेटर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़वानी जिले का एक सरकारी अस्पताल था जो गरीब आदिवासियों का फ्री में इलाज होता था। आज बीजेपी की सरकार आई है, 9 अस्पताल प्राइवेट बन गए। क्यों बने? सरकारी इलाज नहीं हो रहा है। लगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मशीन भी है, लगी तो ऑक्सीजन की मशीन भी है, लेकिन सिलेंडर भरने वाला ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि ऑपरेट करते नहीं आ रहा कैसे ऑक्सीजन की मशीन चलाई जाए। चलिए वापस आते हैं। आप कह रहे थे मशीनें लग गई लेकिन ऑपरेटर्स नहीं है, इलाज के लिए सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। बड़वानी का जो अस्पताल है, यहाँ पर मेरे कांग्रेसी मित्र भी दिल पे हाथ रख के बोलेंगे, आसपास के 4 जिले के मरीज यहाँ पर आके इलाज करवाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान योजना के बाद अब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुलने लगे, जहाँ पर हमारा गरीब आदिवासी जाकर वहाँ पे इलाज करा लेता है। ये हमारी सरकार की देन है, हमारे मोदी जी की देन। जी, ये जैसे बोल रहे हैं कि हमारे पास बढ़िया हॉस्पिटल है, इनको पूछो कितनी बार इन्होंने भर्ती हुए सरकारी अस्पताल में, इनके मरीज पेशेंट कितने भर्ती हुए, भाजपा वाले कितने जाते हैं सरकारी अस्पताल में। आप भी के पास सिर्फ दूसरी इन्होंने बोला प्रधानमंत्री आवास, इनके मकान पूछो 1,20,000 में इनका मकान बना है कि 1.5 करोड़ का बना है इनका मकान है। एक गरीब का मकान बने 1,20,000 में छाती पीट रहे हमारा मकान बना है। बेचारा गरीब बना लेता है, 1,20,000 का मकान है, वो 2 लाख रुपए वो उधार कर्जा ले लेता है और निकल जाता है गुजरात में मजदूरी करने के लिए। ये बेरोजगारी बात नहीं करेंगे। 25 साल से प्रेम सिंह पटेल सिर्फ विधायक यहाँ पर है, लेकिन 25 साल से 1 लाख से ज्यादा परिवार आज पलायन पे, सिर्फ बड़वानी विधानसभा बता रहा हूँ। पलायन के मुद्दे पे बात होगी क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले इस मुद्दे को जो है पूर्ण कर लेते हैं। सर ने कहा कि इन्होंने पूछा कि आप हुए कि नहीं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट, तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे 2 सीजर हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल के हैं। अगर मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो उनका इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में होता है। मेरी देवरानी की डिलीवरी भी सरकारी हॉस्पिटल में हुई है और हमारा पूरा परिवार का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही किया जाता है। चलिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की बात चर्चा चल रही है तो मैं एक बार फिर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। एक तो आपने बताया 3-4 जिलों के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, कौन कौन से जिले हैं?
जी अलीराजपुर है हमारे जो धार जिले के कुक्षी मनावर के लोग आते हैं, खरगोन के जो बाउंड्री के लोग आते हैं, ऐसे आसपास के जिले के लोग आके यहाँ पर इलाज कराते हैं। शिक्षा का बड़ा अब बड़वानी बना, यहाँ के कॉलेज में मतलब पूरे प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में बात करेंगे दूसरे तीसरे नंबर पर यहाँ पर एडमिशन है, यहाँ पर ले रहे हैं। नए लॉ कॉलेज हमारे यहाँ निर्माणाधीन है। भोज का बताइए कि इसके आपके आसपास मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? जी अभी खरगोन में हमारा नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होने वाला है और हमारी मोदी सरकार की ऐसी संकल्पना है कि हर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम बड़वानी में भी एक कॉलेज देखेंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखेंगे 24 जिलों में तो मेडिकल कॉलेज बन गया, आपके पास तो 2 सांसद है, 1 मंत्री है, तो बड़वानी में तो पहले आना चाहिए, और वो भी आदिवासी इलाका है, यहाँ स्पेशल सेल्स चलते हैं, स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था कि पहले बड़वानी में आ जाता, बाद में खरगोन चले जाता, बाद बुधनी तक के बन गया, जो छोटी सी तहसील है वहां बन गया, छोटे छोटे जिलों में पहुंच गया। बड़वानी में बन जाना चाहिए था ना। निश्चित रूप से बड़वानी की एक डिमांड है कि यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों पे हमको पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से यहाँ पर भी आने वाले दिनों में हम मेडिकल कॉलेज देखेंगे। अनुराग जी, ये वापस मैं आऊंगा आपके पास। जी सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं भाई साहब, आप अभी इस कार्यक्रम को खत्म करके आई हॉस्पिटल बड़वानी में जिला अस्पताल के मेन गेट के पास में जाइए, पूरी छत टपक रही है, पूरी छत टपक रही है, पूरी दवाइयां की भीग रही है और कर्मचारी को बैठ के काम करने की जगह नहीं है। वो बरसों पुराना बना हुआ है, आज भी पानी निकल रहा है, आज बारिश हुई है। आप जाके देखिए यहाँ से जाने के बाद हमारी सत्यता क्या है, ये आप खुद देखिए अपनी आंखों से। पूरा हॉल भरा हुआ गीला है, वहाँ पे किसी प्रकार का आई का कोई काम नहीं हो रहा। और आई मोतियाबिंद का ऑपरेशन बड़वानी में नहीं हो रहे हैं, इंदौर जाना पड़ रहा है लोगों को, पेंशन भी नहीं मिल रही है। आंख फोड़वा जो कांड हुआ था बड़वानी में, उसमें उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला है, पेंशन भी नहीं मिल रही है, और पिछले 3 सालों से बड़वानी में आंख का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। जी मैं ये कहना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, पिछले 52 सालों से, ये मतलब 70 साल में से अपन पिछले कार्यकाल को ही गिने तो इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज दे दिए मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने, तो 24 जिलों तक और आगे और बढ़ेंगे। और वहाँ खंडवा के अंदर हम मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते थे, रतलाम में तरसते थे, तो ये भी तो आदिवासी क्षेत्र है, खरगोन के अंदर लाए, कोई गम नहीं, आज नहीं कल फिर आएगा। पर इन लोगों ने कितने लाए ले दे के? इंदौर का एक आईजीएम था, जबलपुर का था, ग्वालियर का था, इसके अलावा के मुझे बता दो इतने सालों में स्वास्थ्य सुविधा। जी पहली बात मैं मेरे साथी की बात का जवाब दे दूं कि 4 जिलों के लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, तो यही सरकार का फेलियर है कि 4 जिले के लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है, वहां व्यवस्था नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये मेडिकल कॉलेज का बोल रहे हैं, 70 सालों की बात कर रहे हैं, 20 सालों की बात कर रहे हैं। 2003 में ये लोकतंत्र है, हमारा काम पसंद नहीं आया, हमको जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, हमको सहर्ष स्वीकार हुआ। आज 20 सालों का आप रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कीजिए, आज की क्या स्थिति है। और आज की स्थिति ये है कि हमारे जो मामा श्री शिवराज जी हैं, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले 1000 करोड़ का कर्ज लिया है, और प्रत्येक जन्म लेने वाला मध्य प्रदेश का बच्चा जो है वो 1 लाख कर्ज लेकर पैदा होता है। 1 मिनट बस, मेरा सवाल ये था आपसे, बाला बच्चन जी यहीं से हैं? जी बिल्कुल, राजपुर विधानसभा से विधायक है। कमलनाथ जी की भी सरकार आई थी? जी बिल्कुल आई थी। तब मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा बन गया, तक बाला बच्चन जी नहीं बनवा सकते थे? 15 महीने की सरकार का आकलन आप कर रहे हैं, लेकिन 20 सालों के कार्यकाल का ना, उनका आकलन तो किया, आप तो ये बताइए, मैंने उनसे तो सवाल किया, आप अपना बताइए कि ये बाला बच्चन जी की जिम्मेदारी नहीं थी? किसी भी सरकार को उसके कार्यकाल को समुचित रूप से उसका निष्कर्ष, उसका कार्यकाल जानने के लिए उसको 5 साल देना पड़ते हैं। मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, वो भी महेश्वर विधानसभा में और कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुआ था, क्योंकि अभी तक बड़वानी जिला 98 में ये बड़वानी खरगोन जिले में था, और जिले के अधिकतर ऑफिस बड़वानी में थे, उसमें स्वास्थ्य विभाग भी था। भाई सही बता रहे हैं कि 4 जिले के इलाज करवाने यहाँ आते थे तब जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि स्वास्थ्य विभागों का एक उद्योग चल निकला है यहाँ पे, और अधिकतर इलाज वहीं पे करवा रहे हैं। चलिए अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं, जिसके संदर्भ में आप चर्चा कर रहे थे, वो है पलायन। सबसे पहले तो ये बताइए, कितने लोग यहाँ पलायन करते हैं और क्या बड़ा कारण है उसका? मैं पहले स्वास्थ्य में बात करूंगा। मैं जो हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे, ये सरकारी हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं सरकारी हॉस्पिटल। आप जाके देखो, पूरे प्राइवेट कर्मचारी वहां पे मिलेंगे, या सुविधा पे मिलेंगे या प्राइवेट कर्मचारी। कौन सरकारी अस्पताल? जो इन्होंने स्कीम खोली है कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने का, तो
तो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सकते? इन्होंने क्या सिस्टम बना लिया कि एक साइट में एक प्राइवेट सेक्टर खोल देना, धीरे धीरे वो सरकारी सेक्टर डाउन हो जाए, खत्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाएगा। तो पूरे देश में, मध्य प्रदेश में होगी, पूरे देश की अगर बात करें हम, तो प्राइवेटकरण, निजीकरण इतना खतरनाक बना है कि सरकारी स्कूलें नहीं बची है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं बचा है, कोई सा विभाग सरकारी नहीं बचा है, सिर्फ कहने का है। हम डिबेट कर रहे हैं कि ये नहीं हो। आज जितने डॉक्टर है, जो हमारी बहन ने बताया कि मैंने सीजर सरकारी अस्पताल से कराया, मैं गारंटी दे दो वो बहन का सीजर करने वाले डॉक्टर भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे आपको, सिर्फ वो सरकारी हॉस्पिटल में नाम मात्र है। ये इनका विकास का नमूना है। ये दूसरी चीज, हम पलायन की बात करें, 25 साल से श्री प्रेम सिंह पटेल जी हमारे यहाँ के विधायक है, एक बार कांग्रेस के विधायक रहे थे। हम सबसे बड़ी बड़वानी की दुर्भाग्य ये है कि आपने देखा होगा कि बकरी का मंडी लगते हुए, मुर्गों की मंडी लगते हुए, इस बड़वानी जिले में मजदूरों की मंडी लगती है। राजपुर में पूरे पिकअप भरा के जाते हैं मजदूर, पूरी पिकअप भरा के जाते हैं, मजदूरों की बोली लगती है कि इतने मजदूर हमको चाहिए, तुम यहाँ मेरे यहाँ, ये पूरी बड़वानी की। और आदमी सब कहते हैं, बड़ी शर्म की बात हो रही है। राज्यसभा सांसद श्री सुमेर सोलंकी जी है, गजेंद्र पटेल आदिवासी है, प्रेम सिंह पटेल आदिवासी है, लेकिन उनके ही लोगों की आज बोलियां लग रही, मंडी लग रही है। बड़वानी का दुर्भाग्य है। 1 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन पे, इन्होंने सीधा सिंपल बना लिया। इनको लगता है कि दारू और पोटली हम खरीद लेंगे और बना लेंगे सरकार। आज प्रेम सिंह पटेल को अगर हम आइकॉन माने आदिवासी समाज का, तो इन्होंने आइकॉन बनने लायक कौन सा काम करा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इन्होंने राज्यसभा बनाया कि बड़वानी का विकास होगा। बड़वानी विकास इनका नहीं हुआ। ये सिर्फ हार्न बजाने, घूटर बजाना, बड़वानी से निकल जाना, टुई टुई करके जाना और निकल जाना, बोलते हमारा ये विकास हुआ है। तो इन्होंने विकास किया है तो अपना खुद का विकास करे, शर्ट पहनना, अच्छे कपड़े पहन लेना और निकल जाना, बोले हम आदिवासी नेता है। ऐसा आदिवासी नेता और लीडर नहीं होता है। एक समय जितने हार गए ये लोग, इनके ऊपर थूकेंगे, क्योंकि बड़वानी की जनता आज भी मर रही है और परेशान है। हमारे महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो, गुजरात और महाराष्ट्र में कई घटनाएं हम रोज की देखने सुनने को मिलती है। यहाँ पे मेधा पाटकर जी को इतना क्यों आना पड़ता है? मेधा पाटकर जी को इसलिए आना पड़ता है कि उनकी मजबूरी है। जिस प्रकार से यहाँ पे आदिवासियों के साथ में, जिस प्रकार दलितों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है, हमने देखा है कि आदिवासियों से पूरी जमीनें, यहाँ से वहां तक पूरी जमीनें उनसे छीन ली गई है और मुआवजे के नाम पर उनके साथ मजाक करने का काम किया गया था। किसी को 40,000, किसी को 50,000, जिसमें मेधा पाटकर जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ और कहीं न कहीं उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए काम करा। तो वो आना उनका एक सौभाग्य बना। 40,000 परिवार जो उनका डूब में थे, उसमें एक गांव भी डूब में था जी। 40,000 परिवार डूब में थे, एक गांव डूब में था। अगर मेधा पाटकर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ती, सड़कों पर संघर्ष नहीं करती, तो इनको मुआवजा भी नहीं मिलता। अभी भी मुआवजा अधूरा है। जिन लोगों के गांव, घर, जमीन, जंगल सब डूब में गए हैं, उनको सरकारों ने आज भी ना तो उचित मुआवजा दिया है और पुनर्वास अभी भी अधूरा है। ना वहां सड़कें हैं, ना पीने का पानी है। नर्मदा जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा है, उसके प्राकृतिक प्रवाह को इन्होंने रोक दिया। बड़वानी के पास 6 किलोमीटर राजघाट है। राजघाट के पास जल की आप गुणवत्ता चेक करवा लीजिए। आने वाले समय में जल की ये स्थिति हो जाएगी कि महामारियां फैलेगी। और ये जो नगर पालिका जल प्रदाय करती है, मैं किसी भी भेदभाव में नहीं बोलूंगा या किसी भी उसमें आके नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। जल साफ करने का जो केमिकल है, उसको जल को फिर से चेक करवाइए और जल शुद्धता में उसमें मेरा सुझाव है आपको कि आप उसमें करिए, नहीं तो महामारियां आने वाले समय में फैलेगी। जी मेधा पाटकर जी की बात कर रहे थे। अभी पिछले दिनों हमारे राजपुर के एक युवा लड़के ने उनके खिलाफ एफआईआर डाली है। वो उनका काम है कि ऐसे आंदोलन खड़े करना, विकास को अवरुद्ध करना और उसके नाम पे उन्होंने विस्थापित बच्चों के लिए स्कूलें चलाई, जहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यहाँ के जो पूर्व पीआरओ हैं, वो जब रिटायरमेंट हुए अपने फेसबुक के पोस्ट पे लिखे, एक सरकारी कर्मचारी, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है वो, लेकिन उसने लिखा कि उन्होंने उनके पोस्ट में कहा, जब मैं उन स्कूलों में गया था, वहाँ की जो स्कूलें मैंने देखी जो झोपड़ियों में चल रही थी, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि करोड़ों रुपए उस स्कूलों पे खर्च हुए। ये बहुत बड़ा आरोप उन पे है। जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह चुके हैं कि जो भी अधिकारी, वर्तमान में स्थिति हो गई, बहुत सारे अधिकारी जेब में बीजेपी का बिल्ला लेकर घूम रहे, बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर घूम रहे। जो भी अधिकारी, कर्मचारी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी हो, अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो याद रखें कि जिस दिन भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, हिसाब किया जाएगा। थोड़ा सा एक बात बताइए। चलिए, कर्मचारियों के बारे में जो भाषा है, जो आपकी बात है, ये सारी चीजें आपने कहा कि एफआईआर नहीं हुई, इन्होंने कहा एफआईआर हुई। क्या आप लोगों ने इस संदर्भ में इतनी हिम्मत दिखाई कि उस मामले में अगर वो सही थे
तो उनके पक्ष में आते और गलत थे तो विरोध करते। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और उसमें जो जांच के बाद ही होती है। जांच की बात होती है। अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इन्होंने जो आरोप लगाए उसके साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेंगे कोर्ट में। कोर्ट में पुलिस के जो स्टेटमेंट है कोर्ट उसको मान्य नहीं करती है, वो सारे लोगों को बुलाती है। वो मामला विचाराधीन है और मुझे जहां तक मेरे संज्ञान में है वो हॉस्टाइल हो चुका है, वो आरोप शायद निराधार सिद्ध हो चुके हैं। चलिए आखिरी चरण में जरा वादे जान लेते हैं, कौन सी पार्टी के पास में बड़वानी के लिए क्या प्लानिंग है। सबसे पहले जयेश के पास चलते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आप लोगों को मौका मिला, आपके किसी समर्थक को जीत मिली, सरकार में आपकी दखलंदाजी रही, तो बड़वानी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो बड़वानी का जो मेन मुद्दा है पलायन वाला और बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है, इस मुद्दे के को लेकर कार्य किया जाएगा। अगर कभी हमारे कैंडिडेट जीतते हैं, और हमें पूरी आशा है कि अगर निष्पक्ष स्वतंत्र होकर लड़ेंगे तो हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, और जीतते हैं तो सरकार में सबसे पहले बेरोजगारी को लेकर काम करेंगे, पलायन वाला जो मुद्दा है उसको लेकर काम करेंगे। मैंने यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी उनको भी राज्य मंत्री उनको मैंने एक सजेशन दिया था कि जो पलायन वाला जो मुद्दा है, कम से कम वो मजदूर इसलिए वहाँ जाते हैं कि उनके पास खाने के लिए रोजगार, खाने के लिए खेत में पकता नहीं है। पानी तो निवाली के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिरता है, लेकिन वो जो पानी है उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी सुनने में एक प्रधानमंत्री जी की योजना भी जो थी प्रधानमंत्री कृषि योजना करके, उस योजना के अब देखने में ये आया है कि उस योजना में पूरा घोटाला हुआ है। वहां दग्गड़ पत्थर डाल के पूरा पैसा मतलब बीजेपी के लोगों ने ही डकार गया है, तो इसलिए वहां पे पानी नहीं है, इसलिए लोग मजबूरी में पलायन जो करते हैं। तो इन जैसे जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको लेकर हम लोग काम करेंगे। दूसरा ये है कि स्वास्थ्य में जो बहुत ज्यादा हो रहा है, निजीकरण जो बहुत ज्यादा रह रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज उठाएंगे, रोड पे भी उठाएंगे और संसद में भी उठाएंगे। जी, आपके पास क्या प्लानिंग है अगर आप लोग जीतते हैं, सरकार बनती है तो? हमारे जो कमलनाथ जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, हम आपको बता दें कि पूरे एशिया के अवार्डेड बिजनेसमैन हैं। हमने प्रत्येक रूपरेखा बनाई। 15 व्यापारी आपके अमित शाह जी हैं। 15 महीनों में जो योजना बन रही थी, कई सारी योजनाएं तो ऐसी जो बन रही थी उसको शिवराज जी ने अभी उसको मुहूर्त रूप दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं किसी भी सरकार को उसका आकलन करने के लिए 5 साल देना अनिवार्य है। जी आप कुछ कह रहे हैं? कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले तो किसानों का जो रहे हुए किसान है, आंकड़े हैं कि बहुत से किसानों के कालातीत सदस्य जो बरसों से लोन नहीं भर पा रहे थे, उनके कर्जे तो माफ हो गए। अब जो बचे हुए किसान हैं उनका भी कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस की 5 हॉर्स पावर की मोटर के बिल माफ करेंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर की जो बात करी है, 100 यूनिट तक बिजली। बड़वानी के लिए क्या प्लानिंग है? बड़वानी के लिए अगर आप बड़वानी में अगर चारों विधानसभा आती है और इस बार लगभग बड़वानी विधानसभा 30,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस जीतेगी, और अगर सरकार आती है तो हम यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। क्या प्लानिंग है बड़वानी के लिए आप लोगों की? निश्चित रूप से बड़वानी में काफी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और इसी विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हमारी प्राथमिकता रहेगी, यहाँ पर आए रेल यहाँ पर आए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो उद्योग धंधे यहाँ पर लगे ये हमारी रहेगी। और 5 साल जो नगर पालिका में जो गड्ढे कांग्रेस ने किए उसको भरने का काम भी हम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे पास क्या क्या बच गया नगर पालिका को करने के लिए? नगर पालिका में नर्मदा सौंदर्यकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा 1 करोड़ की स्वीकृति भी की गई है। फिर अमृत 2 के अंतर्गत धोबड़िया तालाब के समीप 75 लाख की लागत में गार्डन का निर्माण किया जाएगा। चलिए ना, अब चूंकि जो बातें थी मुद्दों की लगभग हो गई है। त्वदीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, मां नर्मदा का नाम तो सबने लिया है, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि मां नर्मदा की नगरी आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक पहचान जाने वाली बड़वानी, यहां से जो तमाम लोग जीते, सरकारें सबकी रही, लेकिन अब उम्मीदें बहुत सी है क्योंकि विकास अब उस दहलीज पे है जहां से विकास की परिभाषा एक अलग रंग में दिखती है, लेकिन वो बड़वानी में नजर नहीं आती। उम्मीद है जो भी जीतेगा वो बड़वानी में मेडिकल कॉलेज लाएगा, रेल यहां पर दौड़ने लगेगी, पलायन यहां से रुक जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, सड़कें ठीक हो जाएंगी और ये तमाम तस्वीर जो भी जीतेगा वो जरूर सुधारेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।